विद्यार्थी नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नया अध्याय लेकर आए हिंदी का, जिसका नाम शब्द है। और इस अध्याय के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान जो SSGD ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका पेपर जो फरवरी मार्च में होना है, उस एग्जाम में भी इस अध्याय के प्रश्न आने की फुल संभावना है। पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी इस अध्याय के प्रश्न आपके एग्जाम पूछा है। तो हम सोच रहे हैं इस अध्याय से अगर आपके पास प्रश्न आता है 2023-24 वाले एग्जाम में फरवरी मार्च में, तो आपको बनाना है। तो कैसे बनाना है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसको हल करने के लिए आपको उस शब्द का बेसिक पढ़ना पड़ेगा। उस शब्द होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं और शब्द कितने हिस्सों में बटा होता है। चलिए हम एक बात करते हैं। इस अध्याय का नाम शब्द है, तो शब्द की परिभाषा की बात करें तो आप क्या कहना चाहोगे, कोई बताएगा। शब्द, चलिए शब्द क्या होता है। दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बने नए सार्थक ध्वनि को ही क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे हम एक बात करें, या अपने पास क्या लिखा है, हम कहते हैं हाँ लिखा है। क्या लिखा जी, हाँ। क्या शब्द है कि नहीं जी, बताइए। मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से जो शब्द ध्वनि बनती है, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से उत्पन्न ध्वनि या निर्मित ध्वनि को क्या बोलते हैं, हम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक अक्षर हैं जो आपस में मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, उस ध्वनि को क्या बोलते हैं, हम शब्द बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी में शब्दों को चार आधार लेकर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने चार आधार लिया हूँ, 1 2 3 4। तो आपको अगर कोई प्रश्न पूछता है कि हिंदी को किन किन आधारों पर बांटा गया है, तो आप कह पाओगे कि हिंदी को चार आधारों पर बांटा गया है। मैंने इन चारों के आधार का नाम लिख दिया हूँ और उसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं इसको लिख दिया हूँ। मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इसके बाद आपको मैं एक एक जानकारी आपको बताऊंगा। चलिए, पहला आधार क्या है अपने पास, पहला आधार, दूसरा आधार और तीसरा जो हो जाएगा चौथा। तो हम हिंदी में शब्दों को चार आधार पर बांट सकते हैं। जैसे हम लेते हैं, पहला आधार क्या दिया है, इतिहास / स्रोत या उद्गम। अगर हम आपको बात करें इतिहास, स्रोत या उद्गम की बात करें, तो शब्दों को पहला आधार लिया गया इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर। इस आधार पे आपको 5 प्रकार के शब्द मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 5 प्रकार के शब्द। पहला क्या दिया है, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा क्या है, विदेशज या उसको क्या बोल सकते हैं, आगत, और पांचवा क्या है, शंकर। इनके बारे में भी बताने वाला हूं मैं, पहले उनका नाम सुन लिया आप लोग। चलो, अगला आधार लिया गया है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। पहला क्या दिया है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। अगला दिया है आधार रूप, प्रयोग, व्याकरणिक आधार पर आपको 2 हिस्सों में बांटे, विकारी और अविकारी। विकारी किसे कहते हैं, आगे बताने वाला हूं। अविकारी किसे कहते हैं, आगे बताने वाला हूं। विकारी में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया मिलने वाला है, ठीक है। और अविकारी की बात करें बच्चे, तो क्या मिलेगा, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषमादि बोधक अव्यय। तो आपको विकारी में 4 मिलने वाले हैं बिंदु और अविकारी में आपको 4 मिलने वाले। तो रूप और प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर हमने 2 हिस्सों में बांटे, विकारी और अविकारी। विकारी को 4 और अविकारी को 4 हिस्सों में बांटे। उसी प्रकार हम एक चौथा नंबर का आधार लेते हैं शब्दों को बांटने का, वो है अर्थ के आधार पर। हम अर्थ के आधार पर कितने हिस्सों में बांटा गया हिंदी में, 4। क्या नाम है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी या विलोम बोल सकते। अगर आपके प्रश्न में समानार्थी नहीं बोला है, क्या बोला है, पर्यायवाची, उसका अर्थ भी क्या है, समानार्थी बोले या पर्यायवाची बोले, बात एक ही है। और अगर आपको बोलता है विलोम या विपरीतार्थी, बात एक ही है। चलिए, तो आप देख चुके शब्द की परिभाषा क्या होती है और शब्दों को 4 आधार लेकर बांटा गया है। मैंने आपको 4 के 4 आधार दिखा दिया हूं, आप इसके ऊपर देख सकते हो। और उनके अंदर और कितने हिस्सों में बांटा है वो भी आप देख चुके हो। चलिए, हम अब आपको आगे लेके चलते हैं। हम 4 के 4 आधार पर हिंदी के शब्दों को बांटा गया है, उसके अंदर और कितने हिस्सों में बांटा हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। अगर हम इस चौथे की बात करें अर्थ के आधार पर, ठीक है,
इस चौथे नंबर पर क्या लिखा अर्थ के आधार पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा एकार्थी। अब एकार्थी की आपको पता होना चाहिए, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जो हिंदी के चौथे आधार अर्थ का नाम है, इसके आधार पे बांटा गया आपको 4 हिस्सों में। तो हम बात करते हैं एकार्थी, जो एक प्लस अर्थी से बना है। अर्थी मतलब होता है अर्थ और एक मतलब होता है एक। तो यहाँ एकार्थी ऐसे शब्द जिनके केवल एक अर्थ हो, उन्हें क्या बोलेंगे एकार्थी। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखे एकार्थी ऐसे शब्द जिनके केवल एक अर्थ होते हैं क्या कहलाते हैं एकार्थी। अब हम इस फर्स्ट नंबर के एकार्थी शब्द की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो हम लेते हैं जैसे मार्च, क्या लेते हैं मार्च हो गया, फिर पटना, फिर गंगा, फिर जर्मन। एकार्थी ऐसे शब्द जिनके केवल एक ही अर्थ हो उसे एकार्थी बोले। अब इस एकार्थी की मैं क्या लिया हूं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मार्च, पटना, गंगा, जर्मन और बहुत सारे शब्द होते हैं एकार्थी के। अब जैसे आप मार्च को पढ़ते हो तो इसका क्या अर्थ होता है भाई, इसका एक ही अर्थ है जो महीना है, ठीक है। अगर आप मार्च फास्ट करो तो बात अलग है, सिर्फ यहाँ मार्च लिखा है, इस मार्च का मतलब क्या होता है महीना, सिर्फ एक ही अर्थ है। और पटना, जैसे आप पटना पढ़ते हो सीधा कहाँ जाओगे बिहार जाओगे, जो बिहार की क्या है राजधानी है। तो पटना का एक ही अर्थ है, पटना किस शहर का नाम है, ठीक है। उसी प्रकार गंगा, गंगा किसी लड़की का नाम, लड़का का नाम नहीं हो सकता, लड़की का नाम हो सकता, लेकिन जैसे आप गंगा का नाम लोगे उसका अर्थ क्या होता है नदी का नाम है। और जर्मन, जर्मनी क्या होता है एक देश है, ठीक है, जिसे हम जर्मनी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर मार्च, पटना, गंगा, जर्मन, इन्हीं सभी का एक अर्थ है। गंगा का नाम लोगे सीधा कहाँ जाओगे आप नदी में जाओगे। तो इन शब्दों की बात करें ऐसे शब्द जिनके केवल एक अर्थ हो एकार्थी कहलाएंगे। उसी प्रकार हम अगला पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया है, दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं अनेकार्थी। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों उन्हें बोलते हैं हम क्या बोलते हैं अनेकार्थी। अब जैसे बात करते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपको दिखा के बता देता हूं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं क्या हार, क्या लिखा है जी हार लिखा है, हार एक पहला शब्द लिया मैंने, ठीक है। अब इस हार की बात करें और अगला शब्द लेता हूं मैं कनक, ठीक है। तो आप बताइए इस हार का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला अनेकार्थी। ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो उसे अनेकार्थी बोले। हार का मतलब होता है पहला अर्थ क्या होता है पराजय, ठीक है। और दूसरा अर्थ की बात करें तो क्या होता है पहनने वाली माला, पहनने वाली माला, ठीक है। जैसे जब कोई अतिथि आता है उसे क्या बोलते हैं, जब कोई विशिष्ट कार्यक्रम हो रहा है, जब उसमें कोई अतिथि आता है विशिष्ट, तो क्या बोलते हैं आप हमारे आए हुए अतिथियों को हार से स्वागत कीजिए। हार मतलब होता है एक तो पराजय होता है, दूसरी पहनने वाली माला होती है। उसी प्रकार हम कनक की बात करें, कनक मतलब क्या होता है सोना, क्या होता है सोना, सोने वाला सोना नहीं, एक सोना है धातु है, दूसरा होता है धतूरा, ठीक है। और अगला पॉइंट हम क्या लेते हैं अर्थ, ठीक है। इस अर्थ का मतलब क्या होता है प्रयोजन या क्या होता है धन, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो पहला शब्द हार था, दूसरा कनक है, तीसरा अर्थ है। तो हार का मतलब क्या होता है पराजय या पहनने वाली माला। उसी प्रकार कनक का मतलब क्या होता है सोना या धतूरा, और अर्थ का मतलब क्या होता है प्रयोजन या लाभ। इसी प्रकार हम कह सकते हैं एक शब्द है इनके अर्थ अनेक हो गए, मतलब ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों। तो हमने आपको दिखा दिए हैं। अगला बिंदु लेते हैं हम समानार्थी। समानार्थी इसी को ही क्या बोलते हैं पर्यायवाची। चलिए अगला लेते हैं समानार्थी ओब्लिक पर्यायवाची। आपके प्रश्न में या तो समानार्थी बोलेगा पर्यायवाची बोलेगा। ध्यान रखें इस टॉपिक का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, अधिकांश आता है, पर्यायवाची तो आता ही आता है। ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ हों उन्हें क्या बोलते हैं समानार्थी या
पर्यायवाची। हम इस थर्ड नंबर के पॉइंट का उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे अपने पास क्या दिया है, बादल। क्या दिया है, बादल। और अगला पॉइंट, पहला बादल है, दूसरा क्या है, सूर्य लेते हैं, तीसरा क्या है, आकाश है, और जो चौथा कर लेते हैं, फूल। चलिए, हमारे पास 4 शब्द हो गए। ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ हों उन्हें बोलते हैं समानार्थी या पर्यायवाची। अब बात करें, हमारे पास बादल दिया। क्या दिया है, बादल। अब बादल की बात करें, बादल मतलब क्या होता है, मेघ। जैसे आप बादल की बात करोगे सीधे आसमान में जाओगे, ठीक है, वहां आपको क्या मिलेगा, बादल मतलब मेघ होता है, या बोल सकते हैं वारिद, या क्या होता है, जलद। जलज करोगे तो वह कमल के लिए होगा। या ध्यान रखें, जलद मतलब जल को धारण करने वाला जलद। तो बादल का पर्यायवाची या समानार्थी क्या होता है, मेघ, वारिद, जलद। ऐसे सब जिनके समान अर्थ हों, बादल या मेघ या वारिद या जलद, इन सब का अर्थ क्या होता है, बादल होता है। चलिए, सूर्य की बात करें, इसे हम क्या बोलते हैं, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। इतने नाम आप काफ़ी हैं। आपको हम आगे नाम बहुत सारे बताने वाले हैं पर्यायवाची और विलोम के बारे में, ठीक है। अभी आपका थोड़ा सा डिटेल, हल्का सा डिटेल आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो सूर्य को रवि बोले, भानु, भास्कर, दिनकर भी बोल सकते हैं। अगला अपने पास क्या दिया, आकाश। इस आकाश को हम क्या बोल सकते हैं, अंबर, नभ, गगन या आसमान भी हम कह सकते हैं। अब फूल की बात करें तो इस फूल को क्या बोलते हैं, पुष्प, कुसुम, उसके बाद क्या रहेगा, प्रसून, और होता है सुमन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक शब्द है जिसके समान अर्थ है। ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ हो समानार्थी कहलाते हैं। बादल का मेघ, वारिद, जलद, सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, दिनकर होगा। आसमान का अंबर, नभ, गगन, आसमान होगा। फूल का पुष्प, कुसुम, प्रसून और सुमन होगा। तो आप इनको देख चुके हो, ध्यान रखें। अगला पॉइंट हम लेते हैं विपरीतार्थी या विलोम लेते हैं। चौथा नंबर क्या है, विपरीतार्थी या विलोम। ऐसे शब्द जिनके अर्थ विपरीत हों, उल्टे हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। जैसे हम बात करें, हमारे पास दिया है पुण्य, इसका विलोम क्या बनेगा, पाप बनेगा, ठीक है। जैसे हम ऊंचा लिखते हैं तो इस ऊंचा का क्या बनेगा, नीचा बनेगा। ऊपर का नीचे बनेगा। दिन का रात बनेगा। तो ऐसे शब्द आप देख सकते हो। दिन का क्या बनेगा, रात बनेगा, ठीक है। सुबह का शाम बनेगा, दिन का रात बनेगा, सूर्योदय का सूर्यास्त बनेगा, पुण्य का पाप बनेगा, ऊंचा का नीचा बनेगा। इस प्रकार आप विलोम को तो आसानी से पहचान सकते हो। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उत्तम का उल्टा क्या बनता है, अधम बनता है। कुछ शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी तो आप आराम से लगा सकते हो। जैसे आग का उल्टा क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो आपको क्या करना है, हम आपको बेसिक बता रहे हैं, आगे आपको पूरा डिटेल विलोम के हम उदाहरण से आपको बताएंगे, या तो सेट लगवा देंगे। विलोम और पर्यायवाची दोनों ध्यान रखें। इन दोनों, तीसरा और चौथा जो बिंदु आपको दिख रहे हैं, इस दोनों बिंदु से अधिकांश प्रश्न आप एग्जाम पूछते हैं। चाहे एमपीएसआई हो, चाहे एमपी पटवारी हो, चाहे अन्य मध्य प्रदेश ग्रुप 3 ग्रुप 4 हो, या अन्य स्टेट की बात करें, वहाँ पर भी अगर पेपर होता है, हिंदी वाला सिलेबस आता है, तो आपको इन दोनों के प्रश्न तो जरूर ही पूछा जाता है। चलिए, लेकिन जैसे आपको हम चौथा नंबर का जिसका आधार अर्थ था, हम आपको 4 बिंदु बता चुके हैं। डिटेल में आएंगे और अच्छे से बताने वाले आपको सेट लगवा के। चलिए, अब थर्ड बिंदु लेते हैं। हम क्या लेते हैं, रूप, प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर आप बांटे हो शब्दों को, जिनमें आप 2 हिस्से मिल रहे हैं, एक विकारी, दूसरा क्या है, अविकारी। अब विकारी मतलब क्या होता है, अविकारी क्या होता है, आप पता होनी चाहिए। और विकारी में कौन कौन शामिल है, अविकारी में कौन कौन शामिल है, हम इन सब को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं हल्का हल्का आपको जानकारी देते चलता हूँ। आगे जब हम पूरा अध्याय, संज्ञा तो पूरा एक चैप्टर है, सर्वनाम भी एक चैप्टर है, विशेषण सभी, यहाँ पर आपको 4 के 4 दिखाई दे रहे हैं बिंदु, सबके सब एक चैप्टर के रूप में, इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम विकारी को जान लेते हैं, विकारी क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द, पहली बात, हमारा अध्याय शब्द चल रहा है, ऐसे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं,
विकारी बोलते हैं। और ऐसे शब्द जिन्हें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन नहीं कर सकते, अविकारी। परिवर्तन कर सकते तो विकारी कहलाएगा और नहीं कर सकते तो अविकारी कहलाएगा। अगर आपके प्रश्न पूछता है कौन विकारी शब्द है तो आप क्या कहोगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उनको याद रखना है। खेलना, कूदना, लिखना, गाना सब कौन शब्द है? विकारी शब्द है, क्योंकि सबके सब क्या है? क्रिया है। तालाब, नदी, यमुना, गंगा सब क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो सबके सब क्या होंगे? विकारी। और यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं अविकारी। जिन्हें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, विकारी। नहीं कर सकते, अविकारी। हम आपको दिखा देते हैं इस विकारी की एग्जाम्पल। बता चुके हैं इसके बारे में, किसके बारे में? विकारी और अविकारी के बारे में। उसी कड़ी में हम आपको लेते हैं। विकारी आपको पहले बता चुके हैं। विकारी में क्या होता है? ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर क्या हो जाए? परिवर्तन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। यहाँ पर हम ले लेते हैं, जे है अपना लिंग परिवर्तन, अगला क्या है? वचन परिवर्तन, फिर जी क्या है? कारक परिवर्तन। हमने क्या बोला? ऐसे शब्द जिन्हें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, विकारी कहलाएंगे। हम एग्जाम्पल की बात करें, आपको उदाहरण लेके दिखा देते हैं। कैसे? हमारे पास पहला उदाहरण क्या दिया है? पहला, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, हमें क्या लिंग परिवर्तन करना है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ लड़का क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? भाई पुल्लिंग है, तो हमें क्या करना है? लिंग परिवर्तन करना है। तो लड़का पढ़ रहा है, क्या हो जाएगी? लड़की पढ़ रही है। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। हमने लड़का एक बात क्या है? संज्ञा है, जो बहुत सारे लड़कों की जानकारी दे रहा है। जातिवाचक समूह क्या है? लड़का है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का है। लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, लड़का पढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं, ये संज्ञा है। हमने क्या बोले थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ही क्या होते हैं? विकारी शब्द। लड़का क्या है? संज्ञा है। अब हमें लड़का का लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या बन गया? लड़की। वही तो बोलता है, जिन शब्दों को हम लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, विकारी कहलाते हैं। तो जे भाई लड़का था, हमने लिंग के आधार पर लड़की बना दिए, यही शब्द का कहलाएगा विकारी शब्द, जो क्या है? संज्ञा है। तो यह लड़का पढ़ रहा था, यह लड़की पढ़ रही है। अब लिंग परिवर्तन हो गया, वचन देख लेते हैं। लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। यहाँ हो गए लड़के खेल रहे हैं। यहाँ एक लड़के की बात हो रही थी, यहाँ बहुत सारे लड़के, मतलब वचन, एक वचन बहुवचन। यहाँ एक वचन की बात हो रहा था, यहाँ पर बहुवचन की बात। तो लड़का खेल रहा है, यहाँ पर लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया? वचन में परिवर्तन। यहाँ पर अगला, लड़के के लिए आम लाओ। यहाँ क्या? लड़के के लिए आम लाओ। यहाँ क्या? लड़कों के लिए आम लाओ। तो यहाँ लड़के और लड़कों, यहाँ एक बात है, यहाँ के लिए लगा है। के लिए क्या होता है? कारक चिन्ह होते हैं। तो हम कारक के आधार पर भी क्या कर दिए? परिवर्तन कर दिए। यहाँ लड़के हो गए, यहाँ लड़कों हो गए। तो यहाँ लड़के के लिए आम लाओ, यहाँ लड़कों के लिए आम लाओ। इस प्रकार जो शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाएंगे, विकारी कहलाएंगे। हम इन सबको आगे एक डिटेल से चैप्टर बाय अध्ययन करने वाले हैं, आगे देखेंगे। चलिए, बिंदु हमने पहला यहाँ पर अर्थ पढ़े, फिर थर्ड नंबर बिंदु पढ़े, फिर अब सेकेंड नंबर बिंदु लेते। फर्स्ट आप बाद में पढ़ाने वाले। चलिए, यहाँ पर अब सेकेंड आधार लिया गया है उत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। हम इस आधार पे आपको 3 प्रकार शब्द दिखाने वाले हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इस रूढ़ की बात करें तो रूढ़ मतलब होता है ऐसे शब्द जिनको खंडित करने पर, ऐसे हम रूढ़ शब्द की बात कर रहा हूँ। यौगिक शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो पहला बिंदु क्या है? रूढ़। ऐसे शब्द जिनको खंडित करने पर खंडित भाग के जो प्रत्येक हिस्से होंगे या खंडित भाग का विशिष्ट अर्थ नहीं निकलता, उन्हें क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। एक बार फिर रिपीट करो, ऐसे शब्द जिनको खंडित करने पर खंडित भाग का विशिष्ट अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं। जैसे हम बात कर लें, चावल लिखता हूँ मैं, क्या लिखा है? उदाहरण, चावल है, मुंह है और घोड़ा है, और हम दिन लेते हैं। ठीक है, दिन। चलिए, अब हम इसकी बात करें, हमारे पास रूढ़ शब्द दिए, चावल, मुंह, घोड़ा, दिन। अगर इस चावल की बात करूं, इस चावल को मैं चा और
वा में अलग कर दूं, वल में। ठीक है, क्या चा का विशेष अर्थ होता है? बताएगा कोई? नहीं होता। वल का होता है? नहीं होता। अगर मैं यहाँ चाव कर दे रहा हूं प्लस ला, क्या इनका अर्थ होता है? हमने एक शब्द लिया चावल, इसको रूढ़ बोल रहे हैं। ऐसे शब्द जिनको खंडित करोगे, जो खंडित हिस्सा रहेगा, तो हम चावल लिए, खंडित कर दिए चा और वल में। क्या इनका विशेष अर्थ निकल रहा है प्रत्येक हिस्से का? नहीं। इस चाव का निकल रहा है क्या अर्थ? नहीं। इस ला का अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं। जब अर्थ नहीं निकलेगा तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो क्या बोला जाएगा? रूढ़ शब्द। अब अगला बिंदु लेते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की बात करें, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, उन्हें क्या बोलते हैं? यौगिक मतलब होता है योग। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से क्या बनेगा शब्द, उसे बोलते हैं यौगिक शब्द। अब हम बात कर लेते हैं यौगिक शब्द का निर्माण 3 आधार पे होता है। पहला उपसर्ग के आधार पर, दूसरा प्रत्यय के आधार पर, और तीसरा कह सकते हैं हम समास के आधार पर। किसका निर्माण होता है? यौगिक शब्द का। यौगिक शब्द का निर्माण 3 आधार पर होता है। पहला क्या है? उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा समास। अब हम आपको दिखा देते हैं समास उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर कैसे होता। अब उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग क्या होता है? देखो, समास तो मैंने पिछला वीडियो आपको पढ़ा चुका हूं और वीडियो में भी बता चुका हूं, आप वीडियो डल चुका, देख लीजिएगा। उपसर्ग मतलब ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आदि में लगकर उस मूल शब्द का अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय ऐसे शब्द जो क्या किसी शब्द के अंत में लगकर उस मूल शब्द का अर्थ ही बदल दें, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। हम जैसे बात कर लें, हमारे पास दिया है ज्ञान। क्या दिया है? ज्ञान। इस ज्ञान में अगर मैं वी लगा दूं तो क्या बन जाएगा? वी प्लस ज्ञान। क्या बन गया जी भाई जी? विज्ञान बन गया। अब देखो, मेरे पास एक शब्द दिया था ज्ञान, ठीक है, इसमें मैंने वी क्या लगा दिया? उपसर्ग लगा दिया, तो क्या बन गया जी? विज्ञान बन गया। ठीक है, हम वही कहना चाहते हैं। क्या यौगिक शब्द का निर्माण या तो उपसर्ग से या तो प्रत्यय समास से होगा, तो मैंने एक बार उपसर्ग से निर्माण कर दिया। विज्ञान एक क्या है? यौगिक शब्द है। विज्ञान क्या है? यौगिक शब्द है। वी उपसर्ग है, ज्ञान एक शब्द है, और दोनों जुड़कर विज्ञान बनाए, जो क्या बन गया? यौगिक शब्द बन गया। उसी प्रकार प्रत्यय लेते हम क्या? समाज एक शब्द है, ठीक है, इस समाज में हम क्या लगा दें? समाज प्लस एक, तो क्या बन जाएगा जी? कोई बताएगा भाई? सामाजिक। ठीक है, सामाजिक बन गया। तो हमारे पास समाज एक शब्द था, एक हमने क्या लगा दिए? प्रत्यय लगा दिए एक, तो क्या बनेगा जी? सामाजिक बन गया। अब अगला लेते हैं समास। समास देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया है? राजा का पुत्र। हमारे पास तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? राजा का पुत्र है। हमने समास पढ़ा चुके, ध्यान रखना। तो तत्पुरुष समास का क्या है? उदाहरण है राजा का पुत्र। इसका क्या बनेगा भाई? समास। अब हमारे पास समास विग्रह दिया, इस समास से हम क्या बना रहे हैं? यौगिक शब्द बना रहे हैं। क्या बनेगा? राजपुत्र बनेगा। तो समास से भी क्या बन सकता है? यौगिक शब्द का निर्माण हो सकता है। आप देख चुके हो, उपसर्ग, प्रत्यय और समास ही यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब इस बिंदु के बाद आती है थर्ड बिंदु। क्या दिया है? योग रूढ़। अब योग रूढ़ की बात करें तो योग रूढ़ ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, लेकिन उनका अर्थ रूढ़ अर्थात विशिष्ट होता है या विशिष्ट चीज को इंगित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और इसके उदाहरण की बात करूं मैं तो समस्त क्या बहुव्रीहि बहु, इससे उदाहरण, इसके योग रूढ़ शब्द के उदाहरण की बात करें तो समस्त बहुव्रीहि समास के उदाहरण इसमें शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, पीताम्बर मतलब पीला है वस्त्र, जिसका अर्थात किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। पीताम्बर, लंबोदर, गिरिधर, नीलकंठ, नीलगिरी इत्यादि शब्द आप किसके लिए है? योग रूढ़ के लिए है। तो योग रूढ़ आपको उदाहरण चाहिए तो कहाँ पढ़ लीजिएगा? समस्त बहुव्रीहि समास के उदाहरण क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। चलिए, तो आप देख चुके हो चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अब देखेंगे पहला पॉइंट। इतने आपको समझ में आया होगा,
ठीक है, कोशिश करना, समझना है। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कीजिए और अच्छे देखिए। चलिए चौथा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या दिया है, इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर आपको 5 प्रकार के शब्द मिलेंगे। इन शब्दों को आपको मैं एक एक बताने वाला हूँ। आप यहाँ का जो शब्दों के जो अर्थ आधार पर बांटे थे, रूप प्रयोग के आधार पर बांटे थे, उत्पत्ति रचना के आधार पर बांटे थे, मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ और डिटेल से आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। चलिए तो हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, जिस आधार पे आपने बांटे थे उसके 5 बिंदु है। और पहला बिंदु आता है तत्सम। तत्सम का मतलब होता है जो बनता है 2 शब्द मिलकर, तत् प्लस सम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान, उसके समान। ठीक है, हमारे पास तत्सम दिया है। तत्सम शब्द की बात करें, तद्भव की बात करें तो तत्सम तत् प्लस सम से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ध्यान रखें। चलिए अब हम लेते हैं आपको संस्कृत के समान बोल रहा है। तो हम तत्सम की बात करें, इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं, जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। उदाहरण की बात करें हम तो क्या बन जाएगा? उदाहरण की करने बात, माता, पिता, पत्र, शूर, पृथ्वी, अग्नि। ठीक है, अब हमारे पास एक बार और रिपीट करता हूं, तत् प्लस सम, उसके, उससे होना, अर्थात क्या? उत्पन्न। किससे होना? संस्कृत से। ऐसा नहीं है, सॉरी, तत्सम। तत्सम का मतलब होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं, क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। जैसे माता, पिता, पत्र, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, हम आपको दिखा देंगे आगे कि कौन कौन शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव में सब दिखाने वाला हूँ, आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा अगली वीडियो में, तो आप सब दिख लें। ठीक है, तो माता, पिता, पत्र, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि इत्यादि शब्द आप देख लीजिए। चलिए अब अगला लेते हैं तद्भव। तद जे बनता है तत् प्लस भाव से। इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उससे होना, उससे होना। क्या? उत्पन्न। किससे? संस्कृत से। उसे बोलते हैं तद्भव। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, या हिंदी के ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं या संस्कृत से आए हुए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। ऐसे हिंदी के शब्द जो कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं, या संस्कृत के शब्दों से परिवर्तन होकर हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें हम लेते हैं जैसे उज्ज्वल। क्या लिखे पहला पॉइंट? उज्ज्वल। इसका क्या बनेगा? उजाला। ठीक है, पहला बिंदु मैंने क्या लिया हूं? उज्ज्वल। इसका क्या बनता है हिंदी में? ये संस्कृत शब्द है। कौन सा? ये संस्कृत। ये क्या है? हिंदी शब्द है। तो संस्कृत हिंदी शब्द। चलिए, उज्ज्वल उजाला। फिर आगे है संध्या। हिंदी में क्या बनता है? सांझ। अगला कर्पूर। क्या बनेगा? कपूर। तो ऐसे आप देख सकते हो क्या। और अगला बिंदु ले लेते हैं हम, क्या देते हैं? हस्त। संस्कृत का शब्द है, क्या बन जाएगा? ये हाथ। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हो हिंदी के ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, या संस्कृत में जो प्रयोग होते हैं हिंदी में थोड़ा सा बदलकर प्रयोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम तद्भव शब्द। जैसे उज्ज्वल का अर्थ क्या होता है? उज्ज्वल लिखा, उज्ज्वल संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में उजाला प्रयोग किया जाता है। संध्या संस्कृत में, और सांझ हिंदी में, और कर्पूर और कपूर हस्त और हाथ। आप देख सकते हैं ऐसे। अब अगला बिंदु लेते हैं हम, क्या? जैसे हमारे पास क्या? देशज।
देशज की बात करें, देशज मतलब होता है देश प्लस जा, और जा का मतलब होता है जन्म। ऐसे शब्द जो देश में जन्मे हो देशज कहलाते हैं। जैसे बात कर ले हैं लोटा हो गया, क्या हो गया, ये शब्दों की बात कर, लोटा, पगड़ी, पेट, फिर आ जाएगा थैला, फिर टांग, फिर ठेठ। अब लोटा सब जानते हैं गांव देहात में बिना पैंदी का लोटा, इस एक बिना पैंदी का लोटा मुहावरा होता है, मतलब होता है इधर का ना उधर का, ठीक है। लोटा, पगड़ी जो सिर में जो गांव देहात के लोग बांधते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पगड़ी। और पेट मतलब होता है जो अपना शरीर का जो हिस्सा होता है, इसे क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। और थैला सब जानते हैं, थैला जिसमें मार्केट में हम क्या लाते हैं, सामान लाते हैं, या दुकानों से हम कुछ सामग्री खरीदते हैं तो हमें दुकानदार जो देता है सामान रखने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, थैला। टांग मतलब होता है पैर, और ठेठ मतलब होता है स्थिर, अस्थिर, स्थिर कह सकते हैं। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति मंडला से बैठा है या सिवनी से बैठा है एक स्थान, अगर कोई व्यक्ति सिवनी से बैठकर सीधे गाड़ी में बिना रुके कहाँ पहुंच जाता, मंडला, उससे हम बोलते हैं ठेठ, बिना रुके उसे बोला जाएगा ठेठ। तो आप देशज शब्द लोटा, पगड़ी, पेट, थैला, टांग, ठेठ, इतने बहुत सारे अनेकों शब्द हैं जो आप कहाँ मिलेंगे, देशज में। अब अगला पॉइंट होता है विदेशज, ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हो। विदेश प्लस जा, विदेश में जन्मे शब्द को विदेशज कहते हैं। और आगत मतलब होता है आया हुआ, मतलब ऐसे शब्द जो भारत में प्रयोग किए जाते हैं, जो बाहर से मतलब विदेश से आए हैं, उन्हें बोलते हैं आगत या विदेशी शब्द। जैसे हम बात कर लें, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलने वाला है फारसी, फिर अरबी और अंग्रेजी इत्यादि, तो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी बात करें, इसमें कम से कम आपको 3500, इसमें 2500, इसमें 3000। तो हमारे पास फारसी के लगभग 3500 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और अरबी के लगभग 2500 और अंग्रेजी के लगभग 3000 शब्द हमारे भारत में हिंदी भाषा के साथ साथ सम्मिलित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, या कह सकते हैं विदेशी आगत शब्द हैं। अब हम बात कर लें, फारसी और अरबी को हम संयुक्त रूप में उर्दू भी कहते हैं। विदेशी आगत जो विदेश में जन्मे हों, जो भारत में प्रयोग किए जाते हैं, या बाहर से आए हुए उन्हें क्या बोलते हैं, आगत बोलते हैं। हमारे पास फारसी, अरबी और अंग्रेजी तीन ऐसे विदेशी शब्द हैं जो अधिकांश भारत में प्रयोग किए जाते हैं, जिनकी संख्या मैं आप बता चुका हूं। इन दोनों को संयुक्त रूप में क्या बोल सकते हैं, उर्दू। चलिए, और इन्हें लाने का श्रेय जाता है मुगल शासकों को। मुस्लिम जो शासक हुआ करते थे, मुगल समझ आता हूँ, मुगल भी मुस्लिम थे, तो मुगल शासकों का श्रेय जाता है फारसी और अरबी लाने का। और इनकी बात करें तो अंग्रेजों ने इसको लाया है। ब्रिटिश लोग ही हमारे भारत में अंग्रेजी को लाए हैं, और इन्हीं अंग्रेजों के द्वारा लाए गए शब्दों को भारत में प्रयोग किया जाता है, जो विदेशी शब्द कहलाते हैं। चलिए, अब और अन्य की बात करें तो और अन्य आपको मिल सकते हैं, जैसे अनेकों शब्द हैं, जैसे तुर्की, ठीक है, फिर आ सकता है पुर्तगाली, फिर है डच, फ्रेंच, स्पेनिश, और फिर क्या हो जाएगा आपका जापानी। चलिए, तो आप कह सकते हैं आपने पास फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी, चीनी, रशियन, बहुत सारे अन्य देशों के शब्द हमारे भारत में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अधिकांश फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका शब्द जो होता है विदेशी शब्द बहुत कम प्रयोग किया जाता है हमारे भारत में। अब बात कर लेते हैं शंकर की बात करें। इस शंकर की बात करें, शंकर का मतलब क्या होता है, शंकर ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक देशों के शब्दों के मेल से बना हो, उसे बोलते हैं संकर। मतलब इसमें हमें दो या दो से अधिक देशों के मेल से जो नया शब्द बनेगा, दो या दो से अधिक देश होंगे, उन दोनों देशों के जो शब्द अलग अलग होंगे, उन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा संकर बोलते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे पास दिया क्या, रेलगाड़ी, सब जानते, रेल प्लस क्या बना है जी, गाड़ी, क्या बन जाएगा जी, रेलगाड़ी, ठीक है। अब इस रेलगाड़ी की बात करें, रेल होता है अंग्रेजी
और प्लस गाड़ी क्या होता है हमारे पास, बताएं जरा, गाड़ी क्या होगा। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी क्या होता है, हिंदी होता है। तो वही देखो मेल, दो अंग्रेजी और हिंदी, जो भारतीय और जो अंग्रेजी हो गया, दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, मेल से संकर शब्द क्या बना है, रेलगाड़ी बना है। तो रेलगाड़ी रेल प्लस गाड़ी से बना है। अब बात का दूसरा शब्द लेते हैं हम, जैसे लेते हैं रफू प्लस चक्कर, क्या बनेगा जे, रफू चक्कर। रफू फारसी है, रफू क्या है, फारसी है, और चक्कर क्या होता है, हिंदी होता है। ठीक, ध्यान रखें। तो हमारे पास रफू चक्कर है, और पानदान और छायादार, छाया संस्कृत शब्द है और दार होता है हिंदी, सॉरी समझ चाहता हूँ फारसी, और छायादार हो गया और पानदान हो जाएगा। उसी प्रकार आपके बहुत सारे शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना, मैं इन सब का डिटेल आपको आगे बता दूंगा। या तो ध्यान रखना बीच बीच में जो मैं पढ़ाते चला हूँ उसके बगल में मैं स्क्रीन पर आपको लगा दूंगा। जैसे मैंने क्या पढ़ाया था, अर्थ वाला पढ़ाया था, तो वहाँ क्या लगा दूंगा मैं, अर्थ वाला पढ़े तो आप क्या लगा देख सकते हो स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। अर्थ वाले में मैं 4 के 4 आपको बता दिया हूँ कौन कौन शामिल होते, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। तो मैं अनेकार्थी और एकार्थी तो कम ही आता है, लेकिन जो समानार्थी और विपरीतार्थी है इसके प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। मैं ज़्यादा तो स्क्रीन पर लगा दूंगा या अलग से आपको पढ़ा दूंगा। और रही बात आपको इन सब की जानकारी तत्सम तद्भव देशज की, मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर स्क्रीन पर लगा के आपको बता दूंगा। चलिए, तो इतना आपको फर्स्ट वीडियो समझ आया होगा। मैं इस वीडियो आपको बेसिक पढ़ाया हूँ कि शब्द होता क्या है, शब्द को किस आधार पर बांटा गया है, और अंदर कितने आधार पे आपको बांटकर हल किया पढ़ाया जाता है, और पढ़ना आपको जरूरी है। तो इतना बेसिक आपको बननी चाहिए जिससे आपको पता तो चले कि शब्द होता क्या है, शब्द को किस आधार पे बांटा गया है, उसके कितने हिस्से होते हैं। चलिए, तो आपको लगता है आपको समझ आया होगा। तो क्या करना है, नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को रिपीट कीजिए और दोबारा देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको समझाने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।